नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पुस्तक का पहला चैप्टर ईंट, मनके व अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। सबसे पहले हम हड़प्पाई मोहर के बारे में जानते हैं। हड़प्पाई मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातात्विक वस्तु है। इसका निर्माण सेलखड़ी नामक पत्थर से किया जाता था तथा यह आयताकार एवं वर्गाकार होती थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हड़प्पा से प्राप्त मोहर, ठीक है। यह सबसे विशिष्ट पुरातात्विक वस्तु है। इसका निर्माण सेलखड़ी नामक पत्थर से किया गया था और इसका आकार कैसा होता था? आयताकार एवं वर्गाकार। तो दो प्रकार की थी, आयताकार एवं वर्गाकार। इसकी मोहरों पर जानवरों के चित्र तथा कुछ लेख लिखे गए हैं और यह लेख अपठित लिपि में है, क्योंकि हड़प्पाई लिपि जो है वो मुख्यतः चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है, अर्थात इसमें चित्र ज़्यादा हैं, तो इसको अपठित लिपि है, ठीक है। तो हड़प्पाई मोहरें हड़प्पा समाज और उनके धार्मिक विश्वास एवं आर्थिक गतिविधियों को जानने का प्रमुख स्रोत हैं। तो हड़प्पाई मोहर से हम क्या जान पाते हैं कि हड़प्पा का समाज कैसा था, उनके धार्मिक विश्वास, आर्थिक गतिविधियाँ आदि को जान पाते हैं। परवर्ती काल में इनकी निरंतरता बनी रही तथा एक पत्थर के साथ धातु एवं मिट्टी से भी निर्मित किए गए। तो ठीक है, तो हड़प्पा समाज में एक तो सेलखड़ी से बने हुए थे और बाद में पत्थर, धातु और मिट्टी से भी मोहरें बनाई गई और इनसे हमें समाज, धार्मिक विश्वास, आर्थिक गतिविधि को जान पाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो पुरातात्विक साक्ष्य से तात्पर्य खुदाई के दौरान प्राप्त विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से है। अर्थात जब खुदाई की जाती थी तो वहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हीं को पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। इसके उदाहरण अगर हम बात करें तो मृदभांड, आभूषण, औजार और मोहरें और आवास स्थल इत्यादि हैं, ठीक है। अब आगे और इसको विस्तारित करें तो पुरातात्विक साक्ष्यों से संस्कृति के निर्धारण, ठीक है, कि संस्कृति कैसी थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से ही हम संस्कृति का निर्धारण कर पाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अपठित एवं चित्रात्मक होने के कारण पुरातात्विक साक्ष्य सभ्यता को समझने का प्रमुख स्रोत है। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पा रहे हैं तो उसको जानने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि वहाँ पर जो भी लेख मिले हुए हैं, ठीक है, लिपि अपठित और चित्रात्मक होने के कारण हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में लेखों से नहीं जान पाते हैं, ठीक है। इसीलिए पुरातात्विक साक्ष्यों की भूमिका बढ़ जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता से मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंटें, आभूषण, ठीक है, मृदभांड, आभूषण और औजार इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो इन्हीं सब से जो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं क्या चीज़? मोहर, मनके, बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंटें, मृदभांड, आभूषण, औजार, इन्हीं सब का विश्लेषण करके, ठीक है, हम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, ठीक। अब पुरातत्वविद कौन होता है? तो पुरातत्वविद वह व्यक्ति होता है जो पुरातात्विक वस्तुओं का अन्वेषण करता है, यानी जो खुदाई के दौरान वस्तुएं प्राप्त की गई हैं, सबसे पहले तो उनको खोजता है, अन्वेषण करता है, खनन करता है और खनन करने के बाद जो भी पुरातात्विक वस्तुएं मिलती हैं उनका विश्लेषण करता है और विश्लेषण करके यह निर्धारित करता है कि ये वस्तु भी किस उपयोग में की जाती थी, उपयोग की जाती है, कैसे उपयोग की जाती थी, किस लिए की जाती थी, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा संस्कृतियों का निर्धारण करता है और यह बताता है कि यहाँ की संस्कृति की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी, आर्थिक व्यवस्था ऐसी थी, है ना। तो सारी चीज़ें पुरातत्वविद ही निर्धारित करता है, किसके द्वारा? पुरातात्विक साक्ष्यों के अन्वेषण के द्वारा, उनके विश्लेषण के द्वारा, ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह का तरीका। तो सबसे पहले हम भोजन के बारे में बात करेंगे।
तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन पेड़ पौधों एवं जानवरों से प्राप्त उत्पादों से करते थे। तो पेड़ पौधे से और जानवरों से जो उत्पाद मिलते थे, जो प्रोडक्ट्स मिलते थे, उन्हीं से इनका भोजन होता था। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल है। तो हड़प्पा स्थल से कौन से अनाज मिले हैं? गेहूँ मिला है, जौ मिला है, दाल, सफ़ेद चना और तिल। ठीक है। बाजरे के दाने भी मिले हैं गुजरात से, तो बाजरे के दाने गुजरात से मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, ठीक है, जैसे पालतू जानवरों के साथ पालतू जानवर भी मिले हैं और उसके साथ ही वराह, हिरन, घड़ियाल जैसे जंगली जानवरों की स्थेवें मिली हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवर तो पालते ही थे, ठीक है, जानवर पालते थे और उनसे जो भी प्रोडक्ट्स मिलते थे, जो भी उत्पाद मिलते थे, उनका सेवन करते थे, उनका उपयोग करते थे तथा उनका व्यापार भी करते थे। इसके साथ ही वे जंगली जानवरों से भी कुछ चीज़ें प्राप्त करते थे, ठीक है, तो जंगली जानवरों से भी परिचित थे। इसके साथ ही मछली व पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं, ठीक है, तो मछली व पक्षियों की हड्डियाँ मिली हैं। अनाज पीसने के यंत्र मिले हैं, अर्थात वो अनाज को पीसकर रोटियां वगैरह इस तरह से बनाते होंगे। मिश्रण करने और पकाने के बर्तन को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। तो ठीक है, तो जो बर्तन बने हुए हैं किस चीज़ के बने हैं? एक तो पत्थर के बने हैं, धातु के बने हैं और मिट्टी से बने हैं। ठीक, अब हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता था और वे कैसे भोजन को तैयार करते थे, उनके बर्तन वगैरह, ये सारी चीज़ हमने देखा। अब हम बात करेंगे कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी, अर्थात तो कृषि किस प्रकार से करते थे। तो ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हड़प्पाई स्थलों से अनाज के दाने के अवशेष मिले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अनाज के दाने से वे परिचित थे, अर्थात वे कृषि भी करते रहे होंगे, ऐसा संकेत मिलता है हमें। संभव है कि वे कृषि कर रहे होंगे, ठीक है। मोहर एवं पक्की मिट्टी से बना वृषभ का खिलौना जो मिला है, वृषभ यानी बैल का खिलौना मिला है, इससे पता चलता है कि हो सकता है कि वे खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते हों, ठीक है। तो जो बैल को अगर जानते थे तो हो सकता है उससे खेती भी जोतते थे, ठीक है। इसके अलावा चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं, तो इसका मतलब हल के बारे में भी जानकारी थे उन्हें, ठीक है। कालीबंगा से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है, तो कालीबंगा से, ठीक है, यह हमें याद रखना है कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है, अर्थात वे खेत की जुताई करते थे, उसमें हो सकता है, संभव है, ठीक है। सिंचाई के लिए नहरों का साक्ष्य अफ़गानिस्तान के सुर्तगई से प्राप्त हुआ है, तो सिंचाई का साधन क्या था? नहर, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि सुर्तगई से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। संभवतः सिंचाई के लिए कुओं का भी प्रयोग करते थे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो सिंचाई के लिए नहर और कुओं का प्रयोग। धौलावीरा यानी गुजरात में मिले जलाशय, तो धौलावीरा से जलाशय मिला हुआ है, संभव है कि कृषि के लिए जल संचय किया जाता हो, है ना, कृषि के लिए जल संचय करते हो इस जलाशय में, तो यह भी संभव है। तो इस तरह से हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह को रेखांकित कर सकते हैं कि वे भोजन कैसे करते थे, कहाँ से प्राप्त करते थे, कृषि के अवशेष के साक्ष्य कैसे मिले हैं, कृषि कार्य के साक्ष्य कैसे मिले हुए हैं, ठीक है, कृषि कैसे की जाती थी इत्यादि, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के एक प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो के बारे में, जो एक नियोजित शहरी केंद्र था। तो कैसा था? प्लान्ड सिटी थी यह, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कैसी सिटी थी? एक प्लानिंग की गई, ठीक है, नियोजित सिटी थी, शहर था। इसकी विशेषताएं अगर हम बात करें तो बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। पहली भाग जो थी वो छोटी और ऊंचाई पर बसी थी। तो पहली बस्ती छोटी थी, आकार में छोटी थी और ऊंचाई पर बसी थी। ऊंचाई पर कैसी थी? क्योंकि यह कच्ची ईंटों के चबूतरे पर निर्मित थी, ठीक है, जिसे दुर्ग कहा जाता था। तो ये ध्यान देना है कि दुर्ग कौन सा हिस्सा था? जो छोटी बस्ती थी और ऊंचाई पर अर्थात चबूतरे पर बनाई गई थी, ठीक है। यह चारों ओर दीवार से घिरी थी, ठीक है, ये चारों तरफ से दीवार से घिरी थी, जिसे कहा जाता है कि दुर्गीकृत शहर था। ये दुर्गीकृत शहर था, यानी फोर्टिफाइड, फोर्ट बनाए गए थे, किले नुमा बनाया गया था। दूसरी जो बस्ती थी वो बड़ी थी, निचले स्थान पर बसी थी, जिसे निचला शहर कहा जाता था। तो यहाँ ध्यान देना है, तो निचला शहर जो
था वो बड़ी बस्ती थी और नीचे स्थान पर बनाया गया था। ठीक, तो ये बस्ती का आकार वगैरह हम देख लिए और उसकी विशेषताएं देख ली। अब हम बात करते हैं ईंटों की। तो ईंटें जो थी निश्चित अनुपात में बनी होती थी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो था वो 4:2:1 था। और ईंटें जो थी धूप में सुखाकर और भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। तो दो प्रकार से बनाई जाती थी, सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर। और इनका अनुपात याद रखना है 4:2:1। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो का शहर था वहाँ पर नालों का निर्माण भी किया गया था। तो नालों का निर्माण है नहीं, ताकि जल निकासी बेहतर तरीके से हो सके। तो नियोजित जल निकासी प्रणाली का विकास किया गया था। बिल्कुल प्लान्ड था सब कुछ। ठीक है। सड़कों के किनारे किनारे नाले बने होते थे। घर के सामने से छोटी नालियाँ होती थी जो सड़कों की नालियों में आकर मिल जाती थी, ताकि घर से जो भी गंदा पानी कचरा निकले वो सीधा बड़े नाले में जाए। और बड़े नाले में मैन होल बनाए होते थे, ताकि उसमें से जो गंदगी होती थी उसको निकाल कर नाले को साफ रखा जाए, ताकि बहाव पानी वहाँ चौक ना हो, जमा ना होने पाए, पानी बह के निकल जाए। ठीक है। इसके साथ ही और क्या किया गया था, सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सब चीज़ें विशेषतः स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया गया था। सड़क और जब गली ग्रिड पद्धति में बनाए जाएंगे, एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, तो वहाँ पर गंदगी इकट्ठा नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर टर्न होगा, मोड़ होगा या ठीक है, वहाँ पर गंदगी हवा चलने पर इकट्ठा होती रहेगी। समकोण पर होगी तो सारी बह जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो इस तरीके से इनका मोहनजोदड़ो का शहर था। तो आगे हम बात करेंगे गृह स्थापत्य की। तो हम गृह स्थापत्य की बात की जाए तो सबसे पहले हम निचले शहर के आवासीय भवन के बारे में देखेंगे। हमने जो देखा अभी मोहनजोदड़ो में जो बस्ती थी दो पार्ट में बटी थी, एक निचला भवन, निचला शहर, और दूसरा ऊपरी भाग, जिसे दुर्ग कहा जाता था, ऊपरी भाग को। तो सबसे पहले हम निचले शहर की बात करेंगे और वहाँ के आवासीय भवन रेजिडेंशियल हाउस जो थे, जहाँ पर लोग रहा करते थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो क्या था यहाँ पे, आंगन के चारों ओर कमरे बने थे। तो बीच में आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे, और यह मौसम के अनुरूप बनाए जाते थे, है ना। गर्मी के महीने में कैसी वहाँ पर हवा आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, ठंडी के महीने में इस तरह से बनाया जाता था। गर्म और शुष्क मौसम में उपयोग के लिए इसे बनाया गया था। गर्मी के महीने में और शुष्क मौसम में कैसे उपयोग किया जाए। तो जब आंगन होगा तो वहाँ पर बाहर से हवा वगैरह भी आएगी, रोशनी वगैरह भी आएगी, ये सब ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और जो भूतल पे जो निचला, देखो यहाँ पर जो आवासीय भवन बने हुए हैं वो बहुमंजिला बने हैं। कहीं कहीं एक मंजिला है, कहीं कहीं 2 मंजिला है। ठीक है। तो जो नीचे अगर बहुमंजिला इमारत है तो जो भूतल पर जो घर कमरा बना हुआ है उसमें खिड़की नहीं बनाई जाती थी, है ना। खिड़की बनाई जाएगी तो बाहर से कोई भी आदमी अंदर देख सकता है। तो कहीं न कहीं उन्होंने एकांतता को महत्व दिया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि भूतल पर बनी दीवारों में खिड़की नहीं बनी थी। यह विशेष तौर पर एकांतता को महत्व देने के कारण हुआ है। तो दरवाजे से घर के आंतरिक भाग को नहीं देखा जा सकता। ये भी यह दिखाता है कि वो एकांतता को महत्व देते थे। यानी मेन डोर से अगर हम अंदर की तरफ देखेंगे तो हम अंदर की सारी चीज़ें नहीं देख सकते थे। ठीक है। ऐसे घर को निर्मित किया जाता था, सिर्फ आंगन को ही देख सकते थे। ठीक। हर घर में ईंटों के फर्श का बना स्नानागार होता था। ठीक है। बाथरूम भी बनाते थे वो, स्नानागार बनाते थे, जिसकी फर्श ईंट से बनी होती थी और जिसकी नालियाँ सड़क की गली से मिली, जो सड़क की गली होती थी, मुख्य सड़क होती थी, उसके साथ जो नाली बनी होती थी, ठीक है, नाला बना होता था, नाला, उसमें जाके मिलती थी। तो इससे पानी जो होता था, गंदा पानी, वो नाले के द्वारा निकल जाता था। बहुमंजिला इमारत में सीढ़ी भी निर्मित होती थी, तो सीढ़ी भी बनाते थे लोग। ठीक है। कुछ घरों में कुएं भी बनाए गए हैं। ठीक। तो कुछ घरों में कुएं भी बने हैं। तो ये हमने देखा निचले शहर के आवासीय भवन कैसे बने थे। ठीक। तो आंगन के चारों ओर कमरे और मौसम यानी जलवायु को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। भूतल की दीवार पर खिड़की नहीं बनी है, एकांतता को विशेष महत्व दिया है। दरवाजे से घर के आंतरिक भाग को नहीं देखा जा सकता था और घर के अंदर स्नानागार बनाया जाता था, जिसके नीचे ईंट की फर्श बनी होती थी और वहाँ से नाली निकलकर सड़क में, बड़े नाले में मिलती थी। बहुमंजिला इमारत में सीढ़ी भी बनी होती थी और कुछ घरों में कुएं भी बने थे। अब हम बात करेंगे दुर्ग वाले भाग की।
तो दुर्ग वाले भाग में विशेष तौर से सार्वजनिक प्रयोजन की संरचनाएं बनी थी, जैसे कि विशाल स्नानागार था, विशाल माल गोदाम था, ठीक है, अन्नागार जिसे बोलते थे। तो दुर्ग वाले शहर में मुख्यतः सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो संरचनाएं बनाई गई थी उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे स्नानागार की। तो स्नानागार की बात करें तो यह आयताकार जलाशय था, ठीक है। स्नानागार क्या था? एक आयताकार जलाशय था जिसकी उत्तरी और दक्षिणी ओर से सीढ़ियाँ बनी थी, उत्तर साइड से और दक्षिण साइड से सीढ़ियाँ बनी थी ताकि वहाँ पर नीचे उतरकर जलाशय में प्रवेश किया जा सके। तो जलाशय में जिप्सम के गारे द्वारा प्लास्टर किया जाता था ताकि रिसाव ना हो, है ना, जल का रिसाव ना हो। तो कहीं न कहीं इन लोगों ने जल संरक्षण को भी ध्यान में रखा है। जलाशय के तीनों ओर कमरे बने थे और एक और कुआं बना था। तो तीनों ओर कमरे बने थे, हो सकता है कपड़े वगैरह बदलने के लिए, है ना, या किसी सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिए, ठीक। तो जलाशय में जल निकासी की समुचित व्यवस्था की गई थी। जलाशय में ज़्यादा समय तक पानी रहेगा तो उसमें गंदगी हो सकती थी, बदबू आ सकती थी, तो इसलिए जलाशय से पानी निकालने की समुचित व्यवस्था की गई थी, ठीक है। संभवतः जलाशय का उपयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए, पूजा पाठ या इस तरह से धार्मिक क्रियाकलाप के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है किया जाता था। अब हम बात करेंगे माल गोदाम की। तो माल गोदाम जो था, यह विशाल अन्नागार है। यह ग्रिड प्रणाली पर निर्मित था। ग्रिड प्रणाली ऐसे कुछ तरीके से इस तरह से बनी होती थी, ठीक है। तो अलग अलग कोठरों में अलग अलग प्रकार के अनाज रखे जाते थे, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यह था कि अगर एक कोठरी का अनाज, मान लो इस कोठरी का अनाज सड़ जाए, खराब हो जाए, तो इस कोठरी का बचा रहेगा, तो इसलिए इसको बनाया गया था। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो माल गोदाम का उद्देश्य अनाजों के संरक्षण के लिए था। तो कहीं न कहीं इन लोगों ने खाद्य सुरक्षा को भी ध्यान में रखा है। तो इस वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा। सबसे पहले हमने हड़प्पाई मुहर के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो प्रश्न आ सकता है हड़प्पाई मुहर के बारे में, हड़प्पाई मुहर कैसे बनती थी या इसका निर्माण कैसे किया जाता था, ठीक है, या इसकी विशेषताएं बताएं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर पर्याप्त बिंदु हैं, आप यहाँ से बता सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, ठीक है, इससे कैसे सामाजिक, आर्थिक या संस्कृति का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग पढ़ के इसका उत्तर लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के बारे में हम यहाँ देखे। फिर उसके बाद हमने मोहनजोदड़ो के शहर की विशेषताएं देखी। तो शहरी जीवन का निर्धारण यहाँ से आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि किस तरह से नियोजित शहर था। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के पार्ट्स को हम दूसरे वीडियो के पार्ट्स में लेकर आएंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं।